नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का वीर सर जीएस वाले के इस यूट्यूब चैनल पर और 4 अक्टूबर के इस करंट अफेयर की क्लास में। साथियों, आज है 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इस आज के क्लास में शामिल कर लिया है। करंट अफेयर के साथ साथ मैं स्टैटिक जीके का भी हिस्सा बहुत ही बखूबी कवर करता हूं ताकि आपके सभी एक दिवसीय एग्ज़ाम को टारगेट किया जा सके। साथियों, मैं जो कुछ भी यहाँ पे क्लास लेता हूँ वो सब का सब जो है कि बिल्कुल एनिमेटेड होता है, यानी चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ हर एक प्रश्न को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे मैं दिखा भी रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमसे पूछेंगे कि इसमें मैं कवर क्या क्या करता हूँ, कौन कौन से टॉपिक को कवर करता हूँ दोस्तों, तो इस करंट अफेयर की क्लास में मैं इंटरनेशनल न्यूज़ को, नेशनल अफेयर्स को, अवार्ड वाले न्यूज़, डिफेंस न्यूज़, स्पोर्ट न्यूज़, साइंस एंड टेक न्यूज़, इन सारे ही न्यूज़ से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं क्या करता हूँ, शामिल करता हूँ। यह करंट अफेयर की क्लास रोज़ सुबह 5 बजे अपलोड कर दी जाती है, तो आप लोग सबसे पहले उठकर अपना करंट अफेयर की क्लास पूरा कर लिया करिए। 15 से 20 मिनट की क्लास होती है। इसका जो PDF नोट्स होता है वो भी आप लोगों को दे दिया जाता है, एक बार देखें तो सही, इससे बेहतर कहीं नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने प्रश्नों की ओर। और प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप क्लास को या कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो सुबह 5 बजे मिल जाते हैं। क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करिए दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक और आपका कमेंट क्या होता है, हमारा मोटिवेशन होता है, हमारे ऊर्जा का भंडार होता है। PDF के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व पशु दिवस यानी वर्ल्ड एनिमल डे प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व पशु दिवस किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 अक्टूबर। तो प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर, चूँकि आज 4 अक्टूबर है तो हर वर्ष 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है, विश्व पशु दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इससे पहले कल 3 तारीख था, कल 3 तारीख को मनाया गया था विश्व बॉयफ्रेंड दिवस, और आपका एक दिवस मनाया गया था जो है कि राष्ट्रीय तकनीक दिवस। ठीक है, आइए बात करते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड एनिमल डे के बारे में। साथियों, यह 4 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। इसको मनाए जाने का उद्देश्य पशु कल्याण मानकों में सुधार करना और पशुओं के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। इसके इतिहास की बात करें कि भैया यह क्यों मनाया जाता है, तो यह 1925 में जर्मनी के जिमरमैन द्वारा शुरू किया गया था और बाद में इसे संत फ्रांसिस ऑफ असीसी के पर्व के दिन से जोड़ दिया गया। ठीक है, इसीलिए 4 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम लोग, वर्ल्ड एनिमल डे यानी विश्व पशु दिवस मनाते हैं। इस दिन का महत्व क्या है, तो यह दिन सभी जानवरों के लिए एक बेहतर स्थान बनाने, पशु क्रूरता के खिलाफ कार्रवाई करने और सभी जीवित प्राणियों की सराहना करने का एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, तो वर्ल्ड एनिमल डे प्रदान करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि सितंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया। ध्यान रखिए, गवर्नर तो शक्तिकांत दास है, ये तो आप सभी को पता है, लेकिन आपसे पूछ रहा है डिप्टी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गिरीश चंद्र मुर्मू को, शिरीष चंद्र मुर्मू को। किसको, शिरीष चंद्र मुर्मू को भारतीय रिजर्व बैंक या RBI का, किसका, जिसको कहते हैं RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है दोस्तों। बात आई है RBI की, तो RBI का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। कब हुआ है, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुआ था दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं जो शिरीष चंद्र मुर्मू हैं इनके बारे में थोड़ा सा दोस्तों। यहाँ आपके स्क्रीन पर ये हैं शिरीष चंद्र मुर्मू, इनको शॉर्ट फॉर्म में SSC मुर्मू भी कहते हैं। तो शिरीष चंद्र मुर्मू को RBI के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। शिरीष चंद्र मुर्मू को 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। यानी ये अगले 3 साल तक क्या रहेंगे, डिप्टी गवर्नर रहेंगे किसके, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, या कहें कि भारतीय रिजर्व बैंक के या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। 29 सितंबर 2025 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इस नियुक्ति को मंजूरी दिया था। श्री मुर्मू की नियुक्ति 9 अक्टूबर 2025 से क्या होगी,
प्रभावी होगी। कब से? 9 अक्टूबर 2025 से लेकर अगले 3 सालों तक क्या रहेंगे? यह अपने पद पर बने रहेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2025 में भारत के अटार्नी जनरल, जिसको हम लोग कहते हैं महान्यायवादी, क्या कहते हैं? अटार्नी जनरल को हम लोग क्या कहते हैं? तो अटार्नी जनरल को हम लोग कहते हैं महान्यायवादी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? महान्यायवादी कहते हैं। तो कहता है अटार्नी जनरल के रूप में किसको फिर से नियुक्त किया गया है? के वेणुगोपाल को, आर वेंकटरमणी को, जी वाहनमती को या मुकुल रोहतगी को? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर वेंकटरमणी। आपके स्क्रीन पर ये कौन है? तो ये है आर वेंकटरमणी, ठीक है, जिनको अटार्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों अटार्नी जनरल का हिंदी होता है महान्यायवादी। अब अगर बात करें संविधान में अटार्नी जनरल का उल्लेख कहाँ पे है? तो दोस्तों अटार्नी जनरल का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। अब अगर हम पूछें कि भैया जो अटार्नी जनरल है इनका कार्य क्या होता है, तो ये भारत सरकार की तरफ से वकील का काम करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? भारत सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं, है ना, या कहें कि भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। कौन? तो अटार्नी जनरल या महान्यायवादी होते हैं, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, तो आर वेंकटरमणी को अटार्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। ये वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी को 1 अक्टूबर 2025 से अगले 2 साल के लिए भारत के अटार्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों अगर नियुक्त किया जा रहा है तो दोस्तों इनको देखिए, इससे पहले ये नियुक्ति इनकी थी, तो देखिए अगर उनका पिछला कार्यकाल देखें तो उनका पिछला 3 वर्ष का कार्यकाल 30 सितंबर 2025 को पूरा हुआ था, ठीक है। 30 सितंबर 2025 को पूरा हुआ था, तो इन्हीं को फिर से 1 अक्टूबर 2025 से क्या कर दिया गया? फिर से इनकी नियुक्ति कर दिया गया। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि भैया जो महान्यायवादी हैं इनकी नियुक्ति करता कौन है, तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति करता है, इसका मतलब ये है कि जो महान्यायवादी के पद है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। कौन? महान्यायवादी, ठीक है। तो पुनर्नियुक्ति की जो अधिसूचना है इसको कानून मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा? कानून मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। महान्यायवादी का उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 76 में, ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बड़ा ज़बरदस्त है, कहता है आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर जी? आंध्र प्रदेश में लाल चंदन के संरक्षण के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई? आप एक मूवी देखे होंगे पुष्पा, ठीक है, जिसमें लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी होती है। किसकी? लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी होती है, लाल चंदन का छोटा छोटा जो कि भी पौधा है, ठीक है। तो जो लाल चंदन का संरक्षण किया जाएगा, इसका बचाव किया जाएगा, इसके बचाव के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है, यानी कि इसके बचाव के लिए कितनी राशि खर्च की जाएगी? तो भैया 82 लाख रुपये खर्च किया जाए। कितना? 82 लाख। एक बात मैं बता दूं, ये जो आंध्र प्रदेश का शेषाचलम की पहाड़ी है, शेषाचलम की पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका लाल चंदन की लकड़ी। और अगर आप मूवी को ध्यान से देखे होंगे पुष्पा मूवी, तो उसमें भी शेषाचलम की पहाड़ी का जिक्र किया गया था दोस्तों, तो अच्छे से उसको देखना है, ठीक है। तो 82 लाख रुपये खर्च करना है कहाँ पर? लाल चंदन के संरक्षण के लिए आंध्र प्रदेश में। अब चूँकि लाल चंदन की बात आती है वो भी आंध्र प्रदेश राज्य में आता है, तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा बता देते हैं, फिर आपको आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में भी थोड़ा सा समझाते हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश में लाल चंदन के संरक्षण के लिए 82 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। चेन्नई स्थित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने स्थानीय पादप प्रजाति लाल चंदन, जिसको टेरोकार्पस सेंटालिनस भी कहते हैं, तो लाल चंदन के संरक्षण के लिए आंध्र प्रदेश जैव विविधता बोर्ड को 82 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस धनराशि का उद्देश्य किसानों के लिए 1 लाख लाल चंदन के पौधे उगाना है, जिससे वनों के बाहर वृक्ष कार्यक्रम को सहायता मिलेगी। यानी जो किसान हैं उनको इससे इस पैसे से बढ़ावा दिया जाएगा कि वे 1 लाख लाल चंदन के पौधे लगाएं। और लाल चंदन के पौधे को मैंने अभी पीछे दिखा, मैं फिर से दिखा देता हूं। यह धनराशि लाल चंदन के उपयोगकर्ताओं से एकत्रित लाभ साझाकरण राशि से प्रदान किया गया है, यानी कि अलग से नहीं, जो लाल चंदन के उपयोगकर्ता हैं उन्हीं से एकत्र किया गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये जो पौधा है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो कि लाल चंदन का पौधा है दोस्तों। बात आती है जब आंध्र प्रदेश की, लाल चंदन का जो लकड़ी होता है, ध्यान रखिएगा, अंदर से भी लाल होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की दोस्तों। 2 जून 2014 को क्या किया गया? ये जो आंध्र प्रदेश है इसको बांट करके, काट करके एक अलग राज्य बना दिया गया, तेलंगाना। क्या बना दिया गया?
तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गई है, अमरावती हो गई है। अभी हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो गई है। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, टाटा मोटर्स के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं? टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स अगर आपको न समझ में आए तो यहाँ पे मैंने लोगो लगा दिया, आप समझ जाएंगे, रतन टाटा वाला टाटा मोटर्स, ठीक है। तो टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं? पीबी बालाजी, एन चंद्रशेखरन, या धीमान गुप्ता, या शैलेंद्र चंद्र? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शैलेंद्र चंद्र बने। कौन बने हैं? शैलेंद्र चंद्र बने हैं। आइए आगे बात करते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। दोस्तों यह है आपके स्क्रीन पर शैलेंद्र चंद्र, जो कि टाटा के या टाटा मोटर्स के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो शैलेंद्र चंद्र को टाटा मोटर्स का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया गया है। उनका 3 साल का कार्यकाल 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ या शुरू हो गया। चंद्रा या शैलेश चंद्र वर्तमान में पैसेंजर व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी डिवीजन के जॉइंट एमडी हैं। अब एमडी है ना, एमडी थे, अब ये क्या हो गए हैं? टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हो गए हैं, ठीक है। ये टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल रणनीति को आगे भी लीड करते रहेंगे। कौन? तो भैया ये शैलेंद्र चंद्र करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, बड़ा ही ज़बरदस्त प्रश्न है। कहता है भारत और भूटान ने हाल ही में कितनी सीमा पार रेलवे लाइनें बनाने पर सहमति जताई है? दोस्तों भारत और भूटान की बात आती है। देखिए यहाँ से लेकर के ये पूरा आपका क्या है? भारत है, ठीक है, पूरा भारत है, और इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पे क्या है? भूटान है। यहाँ पे भारत का पूरा मैप यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतने से देख के आग बबूला नहीं हो जाना, हमारा भारत पूरा ऊपर तक है, पीओके भी हमारा ही है, ठीक है। तो भैया भारत है, भारत का जिस पड़ोसी देश है कि यहाँ पे भूटान है। तो भारत और भूटान ने अपनी सीमा पर या सीमा पार रेलवे लाइनें बनाने पर सहमति जताया। तो कितनी? तो भैया इसकी संख्या है 2, ठीक है। इसी की बात करें, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और अगले मैप की तरफ बढ़ता हूँ। ये मैप को देख के हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रीन वाला क्या है? ग्रीन वाला भारत है, और जो अन्य कलर से है या क्या सिंदूरी कलर से है वो भूटान है। तो भारत और भूटान ने 2 सीमा पार रेलवे लाइनें बनाने का फैसला किया। कितना? 2। ये लाइनें भूटान के प्रमुख शहरों को असम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों से जोड़ने का काम करेंगी। एक रूट भूटान के गेलेफू को असम के कोकराझार से जोड़ेगा, तो दूसरा रूट भूटान के सामत्से को पश्चिम बंगाल के बनारहाट से जोड़ेगा, ठीक है। यानी 2 रेल लाइनों का विकास किया जा रहा है भारत और भूटान के बीच। एक भैया जो है असम और भूटान को जोड़ेगा, और दूसरा जो है कि पश्चिम बंगाल और भूटान को जोड़ने का काम करेगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। लगभग छपने वाला ही प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ, बहुत फालतू प्रश्न मैं आपको करवाने का इच्छा भी नहीं रखता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आगे बात करते हैं 7वें प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कहता, अच्छा आप लोग जानते हैं कि रोज़ सुबह 5 बजे मैं करंट अफेयर का वीडियो अपलोड कर देता हूं, तो जोड़ करके टाइम से समय अनुसार आप लोग क्लास को देख लिया करें, और साथ साथ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है भारत और ईएफटी का मतलब क्या होता है? ईएफटी मतलब यूरोपियन फ्री ट्रेड, है ना, यूरोपियन फ्री ट्रेड देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता। फ्री ट्रेड का मतलब होता है मुक्त व्यापार, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। तो ईएफटी का मतलब हो गया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। तो भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर 2025 को। देखिए यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इसको कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, जिसको इंडिया ईएफटीए कहते हैं। यहाँ पे ईएफटी इसलिए कहा जा रहा था, इसको कहते हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड, अंतिम में ए लगाया जाता है एग्रीमेंट की वजह से, ठीक है। तो ध्यान रखिए भारत और ईएफटी देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ? तो 1 अक्टूबर 2025 को लागू हुआ। यहाँ पे बैठक हो रही है ना। इसके बारे में अगर और जानना आगे आए तो भारत और ईएफटी देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में इसकी घोषणा किया। उन्होंने कहा कि कई विकसित देश भारत के साथ व्यापार समझौते करना चाहते हैं। भारत ने पहले ही यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर
कर लिया है। FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट, है ना, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता होता है दोस्तों। इसका मतलब ये होता है कि जिसके साथ FTA पर साइन किया जाता है उन देशों के साथ जो बैरियर्स लगे होते हैं, फिर जो टैरिफ लगता है, जो टैक्स लगता है, वो कम कर दिए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए जाते हैं, ताकि ये लोग क्या कर सकते हैं, ताकि ये लोग क्या कर सके, आपस में व्यापार कर सकें। कई बार तो एकदम पूरी तरीके से फ्री हो जाता है। फ्री ट्रेड एरिया का मतलब ये होता है पूरी तरीके से फ्री, ठीक है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन तक पहुंच गया है। $700 बिलियन भारत के पास क्या है, विदेशी मुद्रा का भंडार है, जिसके दम पे भारत चाहे तो दुनिया के विभिन्न देशों में निवेश कर सकता है ना, या और दुनिया के विभिन्न देशों से कुछ भी खरीद सकता है, ये भी ध्यान रखना है। आज का अंतिम प्रश्न और 8वां प्रश्न कहता है कि 2025 में द हिंदू बिजनेस लाइन, यहाँ पर ध्यान रखिए, द हिंदू बिजनेस लाइन द्वारा चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, चेंज मेकर ऑफ द, देखिए द हिंदू बिजनेस लाइन द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया, चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड किस संगठन को दिया गया या किस संगठन ने जीता है। तो भैया द हिंदू बिजनेस लाइन, ठीक है, ये क्या करता है, एक अवार्ड देता है जिसका नाम है चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये किसको दिया गया, चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसको दिया गया है दोस्तों, तो यह दिया गया है DRDO को, ठीक है, किसको दिया गया है, DRDO को। अब DRDO बारे में कौन नहीं जानता, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत यह आता है। DRDO को फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे अलग से मेंशन भी किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो DRDO ने बिजनेस लाइन का चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO को द हिंदू बिजनेस लाइन द्वारा चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार ने स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी और ऑपरेशन सिंदूर में DRDO के योगदान को मान्यता दिया। इस वर्ष के द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर पुरस्कारों में शिक्षा, सामाजिक कल्याण और हाशिए पर पड़े वर्गों के सशक्तिकरण में की गई पहलों पर प्रकाश डाला गया दोस्तों। यहाँ पे DRDO का लोगो, इसको भी आपको याद रखना, ध्यान से देखना है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा प्रश्न। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से आप इसको देखे भी होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सभी को, जो कि आप लोग अंतिम तक क्लास में बने रहें। और हाँ, आप लोगों से बस एक ही आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका वीडियो लाइक करना हमारी ऊर्जा का भंडार है। और अगर हो सके तो कमेंट भी ज़रूर किया करें दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।